मैं बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखती थी। मेरे पिताजी एक दलित परिवार से थे, भला हम कहाँ और पढ़ाई कहाँ। जब मैं 16 साल की थी तो पिताजी ने मेरी शादी अपने एक दोस्त के बेटे से कर दी। ये लोग भी हमारी तरह ही गरीब थे। ससुर बूढ़े थे और पति एक ठाकुर के खेतों पर हल चलाता था। हमारी गुजर बसर बड़ी कठिनाई से होती थी, क्योंकि ससुर की 5 बेटियां थीं और 3 भतीजियां भी साथ रहती थीं। इतने बड़े परिवार का बोझ अकेला मेरा पति उठाता था। जिस उम्र में मेरी शादी हुई, मुझे अपने आप का भी होश ना था और ना इतनी अकल कि जीवन के चक्र समझ सकती। मैं तो जीवन को बस मेहनत और कठिनाई की चक्की ही समझती थी। हमारे पास बहुत थोड़े ही कपड़े होते थे। सुबह किसी से रोटी मिलती और दोपहर में प्याज के साथ खाना खाना, बस यही कुछ हमारे पास था। मगर रात को दूध का एक गिलास हर एक को मिल जाता था, क्योंकि हमारे परिवार में गाय की हैसियत एक सतस जैसी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सिर्फ 3 दिन तक दुल्हन बनी रही। इसके बाद वही खेतों में जाकर काम करना, कुएं से पानी भर कर लाना, घास काटना और चूल्हे पर रोटियां पकाना। जो कुछ मायके में था वही ससुराल में भी मिला। 1 साल के अंदर भगवान ने एक बेटा भी दिया। बेटे के जन्म पर सास बहुत खुश थी। उन्होंने उसका नामकरण रखा, लेकिन घर में सब प्यार से उसे बाबू कहते थे। बाबू 1 साल का था जब एक दिन एक अजीब घटना हुई। मैं कुएं पर पानी भरने गई हुई थी। उस समय कुएं पर कोई भी न था। ये कुआं पगडंडी के पास था, जहां से सड़क आकर मिलती थी। सड़क पर एक कार खड़ी थी और ठाकुर विक्रम सिंह कार से उतरकर मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसे देखकर घबरा गई। उसने कहा, घबराओ नहीं, मुझे पानी चाहिए। अपनी गगरी मेरी कार के पास ले आओ, ले चलो, कार गर्म हो गई है, इसमें पानी डालना है। मैं विक्रम सिंह को पहचानती थी। एक बार वो हमारे गांव के ठाकुर के घर मेहमान आकर ठहरा था। मैं उस समय अपने पिताजी के साथ किसी काम से ठाकुर की हवेली पर गई थी। तब मैं छोटी थी, मगर उसके साफ सफ़ेद अच्छे कपड़े, सुंदर चेहरा मेरे दिमाग में बैठ गया था। मैं उसकी पर्सनालिटी से बहुत पहले बचपन में ही प्रभावित हो गई थी। कार में पानी डालने के बाद उसने इंजन बंद कर दिया और मुझसे पूछा, इस सेवा के बदले में तुम्हें क्या चाहिए। मैं चुप खड़ी अपना पल्लू उंगलियों से मरोड़ती रही। तो वो बोला, कार में बैठोगी, सैर करोगी। ये कहकर उसने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और बैठने का इशारा किया। मैं भी ऐसे उसकी गाड़ी में जा बैठी जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। विक्रम सिंह ने गाड़ी चला दी और फिर ना रुकी। मैं उसे पसंद आ गई थी। उसने उसी पल तय कर लिया था कि जो भी हो वो मुझे हासिल करके रहेगा। वो मुझे लेकर अपनी हवेली पर आ गया। वो बहुत बड़ा जमींदार था। मेरे रिश्तेदार वाले, चाचा, ससुर और पति, किसी में भी हिम्मत ना थी कि उसके रास्ते में आते। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो थाने वालों ने उन्हें आंखें दिखाकर भगा दिया। ये सारा इलाका ठाकुर विक्रम सिंह का था। भला कौन उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखता। थाने वालों के लिए ये कोई नई बात ना थी कि एक बड़ा जमींदार एक गरीब दलित लड़की को अपने घर में उठा ले गया था। विक्रम सिंह की हवेली देखकर मैं तो हैरान रह गई। इतना बड़ा और शानदार घर मैंने कभी सपने में भी ना देखा था। उसकी पत्नी बांझ और बीमार थी। जीवन का चक्र घूम चुका था। विक्रम सिंह को बच्चे की इच्छा थी। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और कहा, गौरी, देखो तुम मेरे घर में कदम रख चुकी हो। तुम्हारा वापस जाना अब मेरी बेइज्जती है। यह संभव है। मैं तुम्हें मजाक में नहीं लाया। मुझे पहली नज़र में ही तुम भाग गई। तुमसे मैं शादी करूंगा, ये तुम्हारे लिए बड़ी इज्जत की बात होनी चाहिए। मगर एक कठिनाई है, तुम्हारा बेटा, उसे तुम्हें भुला देना होगा। मैं उस आदमी से क्या कहती, जबकि वो तो ताकतवर था और मैं कमज़ोर। वो जो कह रहा था उसे वो ज़बरदस्ती से भी मनवा सकता था। ये तो मेरा सौभाग्य था कि उसने मुझे पत्नी बनाने का इरादा किया। अगर वो ऐसे ही अपना दिल बहलाकर छोड़ देता, तब भी मैं या मेरे माँ बाप उसका कुछ न बिगाड़ सकते थे। मेरे ससुर, पिताजी और पति को बुलवाकर उसने अपना फैसला सुना दिया और मेरे पति को हुक्म दिया कि वो मुझे तलाक लिख दे। ये सब जानते थे कि अगर उन्होंने सीधे तरीके से ठाकुर विक्रम सिंह की बात ना मानी तो वो उनके साथ क्या कर सकता है। मेरे परिवार वालों ने उसके लिए खिलाफ जाना संभव ही नहीं था। उन्होंने विक्रम सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विक्रम सिंह ने मेरे बदले मेरे परिवार वालों को कुछ पैसा भी दिया और मेरे पति से मेरी तलाक करवा दी। अब विक्रम सिंह मुझसे शादी कर सकता था। मैं कमसिन थी और वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। उसका रौब मुझ पर ऐसा सवार था कि वो जो कहता मैं बगैर कुछ कहे उसकी बात मान लेती। शादी के बाद उसके घर में मेरी जो हैसियत हुई उसका तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं सारे घर की मालकिन थी। विक्रम सिंह मुझ पर जान निछावर करता था। उसने मुझे सोने से पीला कर दिया। मैं जो कड़ी धूप में खेतों में जलती थी, आज ठंडी हवेली में सुकून और आराम की नींद सोती थी और नौकरानियां मेरे आगे पीछे फिरती थी। मैं सचमुच भिखारिन से रानी बना दी गई थी। भला किसी गरीब लड़की के भाग्य ऐसे भी बदल सकते हैं। शायद करोड़ों में कोई ऐसी ही एक होती होगी। मैं जितना अपने आप को भाग्यशाली समझती उतना कम था। मैं गरीबी के दलदल से निकलकर विक्रम सिंह जैसे बड़े आदमी की इज्जत बन गई थी और उसके प्यार की छांव तले आ गई थी।
मेरे मायके वालों ने मुझसे फिर कोई नाता न रखा। एक माँ थी जिसने मेरा साथ ना छोड़ा, वो चोरी छुपे मिलने आ जाती और कभी कभी मेरे बेटे बाबू को भी अपने पल्लू की ओट में लपेट कर ले आती थी। जब तक मैं विक्रम सिंह के बच्चे की माँ न बनी, विक्रम ने मेरी माँ के आने जाने पर कोई आपत्ति ना की। लेकिन जब उसके घर में मैंने पहले बेटे को जन्म दिया तो फिर उसने मुझे कह दिया कि मुझे अपने मायके से अब कोई संबंध नहीं रखना, खास तौर पर पहले पति के लड़के से। उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। पहले मैं सिर्फ विक्रम सिंह की पत्नी थी, अब उसके बेटे की माँ बन चुकी थी और ये बेड़ी बाकी सब बेड़ियों से ज्यादा मजबूत थी। अब मैं बाबू को याद करके तड़पती थी मगर उससे मिल नहीं सकती थी। वो मेरा बेटा था, मैं उसे कैसे भूल सकती थी। मेरा एक बेटा तो सोने में के पालने में झूल रहा था और दूसरे को जमीन के पर बिछाने के लिए चादर का टुकड़ा भी नहीं था। मैं बाबू के लिए चोरी छुपे कुछ ना कुछ पैसे भेजा करती थी, पर इससे मुझे संतोष न होता था। वो हर समय याद आता था। उसे जुदाई का मुझे बहुत दुख था, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख तो इस बात का था कि वो गरीबी की आग में जल रहा था और मैं मखमल के बिस्तर पर सोती थी। शायद कुछ दुख भाग में अटल होते हैं, चाहे जितनी भी खुशियां मिल जाएं, कुछ दुख हमेशा साथ रहते हैं जब तक सांस चलती है। ऐसा ही दुख मुझे अपने बेटे बाबू की जुदाई का था। जिंदगी के दिन बीतते रहे, विक्रम सिंह की हवेली में मुझे हर तरह का सुख और आराम मिला। उस इंसान ने कभी कोई दुख ना दिया। मेरी हर इच्छा उसने मेरी पूरी की। मैंने भी उसके हर आदेश का पालन किया, एक अच्छी पत्नी बनकर इसके दिल को सुकून और आराम पहुंचाया। यहाँ तक कि बाबू को भी भुला दिया और अपनी ममता को भी मौत की नींद सुला दिया था। विक्रम सिंह के घर में मैंने 4 बेटों को जन्म दिया। मेरे काले बाल समय की धूप में अब सफ़ेद हो गए। विक्रम सिंह ने सारी ज़मीन अपने जीवन में ही मेरे नाम कर दी। वो मुझसे कहा करता था, क्या पता कल को तेरे लड़के तुझसे वफा करे या ना करे, इसलिए मैं जायदाद उनके नाम नहीं करूंगा, मेरे बाद तो खुद उनमें बंटवारा करती रहना। विक्रम सिंह उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। वो मुझसे पहले ही मौत की गोद में सो गया। उसके मरने के बाद पता चला कि अकेलापन और बेचारगी क्या चीज़ होती है। जब तक वो जिंदा था किसी बात पर पाबंदी न थी। मेरे सब बेटे अपने अपने जीवन और खुशियों में गुम थे। इन्हें मेरे अकेलेपन का ज़रा भी एहसास न था। बड़ा बेटा शादी करके अलग हो गया और कभी कभार ही मेरे पास आता। उससे छोटा भी अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। तीसरा दिल्ली में पढ़ता था और चौथा सबसे छोटा बेटा घर पर ही रहता था। मगर घर बार और कामकाज से कोई कोई रुचि न थी। वो सारा दिन कार लेकर घूमा करता और अक्सर रातों को घर से गायब रहता। दोस्तों ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। किसी की परवाह न करता और मुझसे भी सीधे मुंह बात ना करता। पढ़ाई से उसे कोई रुचि न थी। हाई स्कूल भी उसने बड़ी मुश्किल से पास किया। जितना सुख मुझे विक्रम सिंह की दौलत और प्यार से मिला, उतना ही दुख उसके बेटों ने पहुंचाया। मुझे इन चारों से बहुत प्यार था। ये मेरे जिगर के टुकड़े थे। अब मैं बूढ़ी हो चुकी थी। चारों बेटे विक्रम सिंह की तरह कद काट के और जवान थे। मैं उन्हें देखकर जीती थी। दिल ही चाहता था कि एक पल के लिए भी ये मेरी नज़रों से ओझल ना हो। मेरा इनके सिवा कौन था। मायका छोड़े काफ़ी समय बीत चुका था। विक्रम सिंह की हवेली में मेरे मायके वालों के लिए जगह कहाँ थी। मैं उनके लिए और वो मेरे लिए मर चुके थे। दौलत के फ़र्क ने सारे रिश्ते नाते काफ़ी समय पहले ही तोड़ दिए थे। जब तक विक्रम सिंह जिंदा रहा उसने मुझे अकेलेपन का एहसास न होने दिया। विक्रम सिंह प्यार का एक ऐसा समंदर था जिसमें डूबकर मैंने अपना गुजरा समय भुला दिया था। यहाँ तक कि अपनी कोख से जन्मे बेटे को भी भुला बैठी थी। हालांकि मैं उसे पूरी तरह कभी भुला ना पाई थी। अक्सर ही बाबू की याद मेरे दिल में चुटकियां काटती रहती थी, मगर इन चारों बेटों ने कभी मुझे उसकी तरफ जाने न दिया। मुझे तो उनसे ये भी बात छुपानी पड़ी थी कि उनका एक भाई और भी है, क्योंकि वो उनके सौतेले बाप का बेटा था। एक गरीब मजदूर का बेटा था। वो मजदूर जो उनके खेतों में काम किया करता था। ये कैसे किसी नौकर को अपना भाई कहलवाना पसंद कर सकते थे। वो बेचारा क्या इनकी बराबरी करता। लेकिन मैं माँ थी, कब तक अपने अंदर की औरत की आवाज़ को दबाकर रखती। अब जबकि ये लड़के मेरी परवाह ना करते थे, मुझे उस बेटे की और भी ज़्यादा याद सताती थी जो मुझसे जीवन भर अलग रहा था। मेरी कोई बेटी भी ना थी जो दुख बांटती। बड़े बेटे जो शादीशुदा थे वो कभी कभार त्योहार पर पल दो पल के लिए आ जाते, वरना उनके घर भी दूर थे, मैं वहाँ जा नहीं सकती थी। विक्रम सिंह का कहना था कि तुम कभी बहू की चौखट पर खुद चलकर ना जाना, इससे तुम्हारी इज्जत में कमी आएगी और वो किसी दिन तुमसे बदतमीजी भी कर देंगी। दोनों बेटे हमेशा उस समय मेरे पास आते जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती। बैंक से रुपया निकलवाने के लिए मेरे सिग्नेचर ज़रूरी थे, बस उसी पल वो मेरे आगे पीछे घूमते थे, वरना वो मेरे दुख सुख के साथी नहीं थे। कुछ दिनों से मुझे बाबू की बहुत याद आ रही थी। जब तक विक्रम सिंह जिंदा रहा मैं उससे ना मिलने पर मजबूर थी, क्योंकि वो किसी गरीब नौकर से मेरा रिश्ता बाकी ना रहने देना चाहता था। लेकिन अब मैं आज़ाद थी। अब तो हर समय यही यही जी चाहता था कि किसी तरह पर लग जाए और मैं उड़कर बाबू के पास जा पहुंचूं। आखिरकार एक दिन मैंने अपने सारे बेटों को बता दिया कि मैं अब तुम्हारे भाई बाबू के बगैर नहीं रह सकती और उससे मिलना चाहती हूँ। मेरा ये कहना था कि सारे लड़के हैरान हो गए
और गुस्सा होने लगे और कहा कि मैं ऐसी बात थी मुंह से ना निकालूं जो उनके परिवार की शान के खिलाफ हो। मैं उदास हो गई, सोचा कि इस तरह तो कभी अपने बाबू से ना मिल सकूंगी, इसलिए मैंने सबसे छुपकर ही बाबू से मिलने का प्लान बनाया। जब पहली बार उसके सामने गई तो वो हक्का बक्का रह गया, जल्दी से चारपाई से उठकर मेरे पैरों में बैठ गया। उसके आंसू मेरे पैरों पर गिरने लगे। वो इतना रोया कि मेरा आंचल तर हो गया। बड़ा दुख हुआ उसकी हालत देखकर। मेरी ममता ने खुद से शर्मा कर मेरे ही साड़ी के पल्लू में मुंह छुपा लिया। कैसी माँ थी कि इतने लंबे समय तक अपने जिगर के टुकड़े को भुलाए रही, मगर बाबू ने मुझे एक पल को ना भुलाया। भीगी आवाज में उसने बताया कि मेरी हवेली के उसने हजारों चक्कर काटे, मुझसे मिलने को बड़े जतन किए, ठाकुर के खेतों पर नौकरी करने की कोशिश की, सिफारिशें कराई, मगर विक्रम सिंह ने कभी उससे खेतों तक भी ना पहुंचने दिया। मेरे बुरे नसीब के वो मुझसे न मिल सका। माँ, मैं तो तेरी सिर्फ एक झलक देखने को अपनी जान दे सकता था। वो सिसक सिसक कर रो रहा था और मेरे दिल के हर जख्म पर, उसकी हर सिसकी पर खून के आंसू रो रहा था। उस दिन मैं भी जी भर कर रोई थी। वो मुझे जाने ना देता था, बार बार पैर पकड़कर कहता, माँ भगवान के लिए अब तू ना जा, मेरे दिल में भी ये बड़ी हसरत है कि तू अब मेरे ही साथ रहे और मैं उम्र भर तेरे कदमों में बैठा रहूं, आखिरी दम तक तेरी सेवा करूं। माँ, मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन हूँ तो तेरा ही बेटा। तेरे लिए इतना कमा कर लाऊंगा कि तू आराम से ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारेगी। बाबू का प्यार, उसकी बातें, उसकी हसरतें और भोलापन, हर बात मेरे दिल में उतर रही थी। उसके मैले कुचेले फटे पुराने कपड़े और खुदरे हाथ पैर, उसका देहातीपन, हर चीज़ मेरे सीने में जख्म डाल रही थी। मेरे चारों बेटे तो ऐशो आराम में थे, हर एक के पास अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपनी ज़मीन थी, मगर मेरे इस बेटे के तन पर कपड़े तक अच्छे न थे। मैं इसके दुर्भाग्य पर हैरान थी कि जिसने बाबू से माँ का प्यार छीन लिया था, जिसे अब इतनी मेहनत के बाद भी पेट भर कर खाना नसीब न था, बड़ी मुश्किल से उसने मुझे जाने दिया, दूर तक छोड़ने पीछे आया, बार बार हाथ जोड़कर कहता कि माँ, भगवान के लिए मुझसे दूर न जा, मेरी गरीबी से ना डर, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि तू सुखी रहेगी। मैं घर लौटी तो मेरे बेटे मुझसे दो दो हाथ करने आ गए। उन्हें पता चल गया था कि मैं बाबू से मिलने गई थी। सबने ही मुझसे झगड़ा किया और अपनी जायदाद मांगी जो उनका बाप मेरे नाम कर गया था। वो अब मेरा अधिकार भी मुझे देना नहीं चाहते थे। शायद उन्हें यह डर था कि मैं कहीं अपने हिस्से की जायदाद बाबू को न दे दूं। मैंने बगैर किसी बहस किए ये भी इन चारों में बांट दी, क्योंकि ये ज़मीन उनके बाप की थी, मेरे बाद भी ये इन्हीं को मिलना था। इसके बाद उन्होंने फैसला सुना दिया कि ये मैंने क्योंकि उनकी इज्जत का ख्याल नहीं किया और अपने बेटे के घर चली गई। लोगों को भी पता चल गया कि उनका सौतेला भाई भी कोई है, जिसके बाद उनकी बहुत बेइज्जती हुई है, इसलिए वो अब मेरे पास नहीं आएंगे। मुझे बड़ा धक्का लगा। मेरे अपने बच्चे जिनको मैंने जन्म दिया, पाला पोसा, आज दौलत के घमंड में मुझे ही आंखें दिखा रहे थे, इसलिए कि मैं हमेशा के लिए बाबू को भूल जाऊं और कभी दोबारा उससे मिलने की हिम्मत ना करूं। वो ये भी भूल गए कि जैसे मैं इनकी माँ हूँ वैसे ही उसकी भी हूँ। अब जबकि मैं अपने पहले बेटे से मिल चुकी थी, ममता की मुरझाई कोपल फिर से ताज़ा हो गई थी। अब मैं उससे मिले बगैर नहीं रह सकती थी। मैंने भी फैसला कर लिया कि जवानी मैंने अपने इन बच्चों को दी जो विक्रम सिंह के बच्चे थे, तो बुढ़ापा अपने गरीब बेटे को दूंगी। मैंने फिर भी दिवाली के दिन का इंतज़ार किया। जब दिवाली के दिन भी ये चारों मेरे पास ना आए तो दिल बुरी तरह से टूट गया और फिर मैंने विक्रम सिंह के घर को छोड़ देने की तैयारी कर ली। जो नकदी और गहने थे वो मैंने इन लड़कों की ताऊ जी को बुलाकर उनके हवाले किए कि चारों में बराबर बांट दें, ताकि मेरे बाद वो इन चीज़ों के लिए भी ना लड़ते रहें। मेरा तीर्थ यात्रा करने का इरादा है और जिंदगी मौत का पता नहीं। उन्होंने ऐसा ही किया और फिर सारे गहने और नकदी भी चारों बेटों को पहुंच गई। मैं दो जोड़ों कपड़ों के साथ बाबू के घर आ गई और फिर हम तीर्थ यात्रा पर चले गए। मेरे बेटे ने कुछ पैसे अपनी मेहनत से जमा किए थे, वो अपने पैसों से मेरे साथ गया। बाबू अकेला रहता था, उसका बाप मर चुका था, अब उसे मेरी और मुझे उसकी ज़रूरत थी। मैं जानती थी कि विक्रम सिंह की औलाद होने के नाते वो इस गरीब को कभी अपना भाई स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाबू की ज़ात और गरीबी को अपनी इज्जत पर धब्बा समझते थे। इसलिए मैं खुद उन्हें बाबू से दूर रखना चाहती थी। बाबू ने बाप की ज़मीन और घर बेच दिया और हम शहर आए। यहाँ उसने मेहनत मजदूरी की और अपनी ईमानदारी की कमाई से मेरा पेट पालने लगा। मुझे लगता था कि मेरे लड़के ज़रूर एक दिन खुद मुझसे मिलने आएंगे, मगर वो नहीं आए। उनकी जुदाई का दुख ज़रूर है, लेकिन अब मुझे अपनी ममता की दौलत अपने गरीब बेटे पर निछावर करनी है, ताकि मैं इसके कच्चे घर में इज्जत और सुकून से मर सकूं। ये भी है कि एक खोया हुआ बेटा मिल गया, लेकिन मेरे चार बच्चे खो गए। पहले मैं बाबू के लिए बेचैन थी, अब उनके लिए बेचैन रहती हूँ। औरत की भी क्या किस्मत है, उसे कहीं सुकून नहीं, खुशी भी हो तो बच्चों का कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।